चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं चैप्टर यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। सबसे पहले बात करूंगा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की। तो आपको बोलूं तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लीस्ट इंपॉर्टेंट इसका मतलब ये नहीं है चैप्टर को छोड़ देंगे हम। मेरे हिसाब से ये चैप्टर कैटेगरी सी में आता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चैप्टर को छोड़ देंगे हम। तो सर ये चैप्टर को हम कर क्यों रहे हैं फिर? लीस्ट इंपॉर्टेंट भी है, कैटेगरी सी भी है। तो मजे की बात सुनो, अगर आपको कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट याद है, या कह दूं कॉस्ट शीट वाला चैप्टर आपको आता है, प्लस मटेरियल कॉस्ट वाले चैप्टर का आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है और आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इस चैप्टर में आप कुछ नया सीखने वाले नहीं हो। बेसिकली ये इन दो चैप्टर्स का ही एक एक्सटेंशन है। अच्छा, कैसे एक्सटेंशन है? देखो, कॉस्ट शीट के अंदर हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। जब हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट तो उसको हम बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। इस चैप्टर का नाम है यूनिट कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम देखो जरा। जब हम निकालेंगे कॉस्ट पर बैच तो इसे बोल देंगे बैच कॉस्टिंग। यानी कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, जब मैं निकालता हूं कॉस्ट पर यूनिट, मेरा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। जब निकालूंगा कॉस्ट पर बैच तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बैचेस। कुल मिलाकर बात सब कुछ सेम है। यानी इस चैप्टर में कुछ भी आप नया सीखने वाले नहीं है, सिर्फ ये एक्सटेंशन है इन दो चैप्टर्स की। अब बात करते हैं एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट। देखो, वैसे तो यहां से बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। अब एमसीक्यू आने के बाद मुझे लगता है कि इस चैप्टर से ना इकोनॉमिक बैच वाला एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के रूप में आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे हिसाब से इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस 1 से 2 नंबर रह गई है बस, बिकॉज ऑफ एमसीक्यू। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया तो भाई साहब मैक्सिमम 6 नंबर, ये लिखा है मैंने मैक्सिमम, यानी इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। तो सवाल ये है, सर क्या इस चैप्टर को हम पढ़ें या छोड़ दें? अरे भाई पढ़ना तो है ही भाई। जब नंबर इतने कम है तो जाहिर सी बात है चैप्टर भी छोटा ही होगा भाई। बहुत छोटा चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले यूनिट कॉस्टिंग की। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट निकालना। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। इसके आगे जो वर्ड लिखा है ना प्रोड्यूस्ड, उसको हटा दें। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दो मेरी बात पर। देखो, क्वेश्चन अगर मुझे बोले निकालो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, या क्वेश्चन मुझे बोले निकालो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट, जिसको हम टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर्मूले में डिफरेंस कैसे आता है? देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और जब बोलेगा टोटल कॉस्ट निकालो पर यूनिट तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स सोल्ड। कहां पे यूनिट सोल्ड आएगी और कहां पे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आएगी, इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया है। चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लो। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर निकालना है मुझे कॉस्ट पर यूनिट और निकालना है प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चर और स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 4 वीक। सबसे पहले मुझे गिवन है डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये बेसिकली क्या है मेरा? डीएमसी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद ये क्या है मेरा? डीएलसी यानी डायरेक्ट वेजेस। अब जरा ध्यान देना, यहां मुझे रखा मशीन आवर्स वर्कड और यहां दे रखा मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कहां निकालते हैं भाई साहब? मशीन आवर रेट निकालते हैं ओवरहेड को रिकवरी करने के लिए। इसका मतलब है 3200 गुना 40 कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। तो भाई 3200 गुना अगर 40 कर दूं तो ये आता है मेरा 128। अच्छा, इसके बाद क्या बोला? ऑफिस ओवरहेड के लिए 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। ओके, फिर बोला सेलिंग ओवरहेड 20 रुपए पर यूनिट। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स सोल्ड से। लेकिन इस क्वेश्चन को टेंशन की बात नहीं, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड है 10,000, यानी जितनी बनाई पूरी की पूरी बेच दी। देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक एंड देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। और किस प्राइस से बेची मैंने? 120। 10,000 गुना 120 कर दूं क्या आ जाएगा मेरा? टोटल सेल्स। अब मुझे निकालना प्रॉफिट। देखो, सबसे पहले आ गया मेरा डीएमसी 4 लाख, उसके बाद आ गया मेरा डीएलसी 240, दोनों को ऐड करा मेरा आ गया प्राइम कॉस्ट 640, फिर ऐड कर दिया मैंने 128 फैक्ट्री ओवरहेड, ये आ गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट।
फैक्ट्री कॉस्ट का 10% मेरा क्या है, एडमिन ओवरहेड। तो भाई इसका निकाल लो 10%, कितना आ गया 76,800, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बाकी खर्चे कोई इसमें है नहीं। इसके बाद मुझे ऐड करना है सेलिंग ओवरहेड, तो 10,000 यूनिट सोल्ड गुना 20 रुपए पर यूनिट, ये आ गया मेरा 2 लाख रुपए। इसको ऐड कर दो, ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट 10,44,800, और ये आ गई मेरी टोटल सेल्स। कैसे निकाली, 10,000 गुना 120, 12 लाख। डिफरेंस आ गया मेरा प्रॉफिट। तो ये मुझे क्वेश्चन निकालने के लिए बोला था। एक मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला था, निकालो कॉस्ट पर यूनिट। तो मैं निकालने जा रहा हूं टोटल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट सोल्ड। टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है 10,44,800, और यूनिट सोल्ड मेरी कितनी है 10,000। कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 104.48। सही लिखा मैंने। लो जी, बस इतना सा था यूनिट कॉस्ट। कहने का मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को आपको ना करवाता तो भी आपको बात समझ में आ गई थी, बिकॉज यूनिट कॉस्ट वाला ये चैप्टर आपका ऑलरेडी कवर हो गया है कॉस्ट शीट वाले चैप्टर के अंदर। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद है मेरा बैच कॉस्टिंग। अगला कॉन्सेप्ट है मेरा बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, जहां पर प्रोडक्शन होता है बैच वाइज। एग्जांपल के लिए विजिटिंग कार्ड, ध्यान देना, मार्केट में अगर मैं एक कैलकुलेटर खरीदने जाऊं या बनवाने जाऊं अपने हिसाब से, मालूम मेरा कस्टमाइज कैलकुलेटर मुझे बनवाना है, और मैं चाहता हूं कि यार मेरा कस्टमाइज कैलकुलेटर हो जिसके यहाँ पे लिखा हो पी फॉर पुरुषोत्तम है ना, कुछ मेरा कंपनी का लोगो वोगो लगाओ, मतलब अच्छा सा लग रहा हो, थोड़ा मजा आ जाए, देख के लगे कि हाँ यार बड़े आदमी बन चुके हैं भाई। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये हो गया मेरा स्पेसिफिक, सिर्फ मेरे लिए। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि मैं ऑर्डर देकर एक कैलकुलेटर भी बनवा सकता हूं, लेकिन समस्या क्या है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, कुछ फिनिश गुड्स ऐसे होते हैं जो एक यूनिट कभी नहीं बनते। एग्जाम्पल के लिए विजिटिंग कार्ड, एग्जाम्पल के लिए शादी का कार्ड। अरे भाई शादी का कार्ड, अगर आप शादी करने जा रहे हो तो डेफिनेटली 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग तो आएंगे आपके, लड़की वालों के मिला के 200 लोग तो आएंगे, दोस्त रिलेटिव मिलाकर। तो होता क्या है, जिसके पास भी आप कार्ड बनवाने जाओगे, चाहे विजिटिंग कार्ड चाहे शादी वाला कार्ड, वो कभी एक नहीं छापेगा। वो क्या करेगा, वो बोलेगा साहब मेरे पास है ना अलग अलग बैच है मतलब वो बोलेगा देखो या तो बनवा लो 100, या बनवा लो 250, और या बनवा लो 400। ये मेरे पास 3 अलग अलग बैच है, यानी ये है मेरा बैच 1, ये है मेरा बैच 2, और ये है मेरा बैच 3। आप उसे बोलो कि 99 बना दो, वो 99 नहीं बनाएगा, वो बोलेगा 100 बनवा लो आप उसे बोलो 125 बना दो, वो बोलेगा भाई देख लो 100 या 250। कहने का मतलब है उसका बैच फिक्स है, यानी एक बैच में आपके लिए वो कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएगा उसने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, और उसको वो चेंज नहीं करेगा, बिकॉज उसको वो अगर चेंज करता है तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, और जब खर्चा बहुत ज्यादा आएगा तो मार्केट में माल नहीं बिकेगा। ध्यान देना, पूरे सब्जेक्ट का मेन फोकस है कॉस्ट पर यूनिट को निकालना, यानी कि अगर कॉस्ट पर यूनिट बहुत ज्यादा आ गया तो सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा होगा, और जब सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो मार्केट में माल बिकेगा ही नहीं, तो प्रॉफिट क्या मैक्सिमाइज कर लोगे आप, प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। समझे बात को। तो होता है बैच वाइज। तो बेसिकली होता क्या है, वो आपको ये बोल ही नहीं रहा कि मेरा कॉस्ट पर कार्ड इतना आएगा, वो मुझे बोल रहा है भाई कॉस्ट पर बैच ऑफ कार्ड इतना आएगा, यानी 100 बनवाओगे तो आपसे लूंगा मान लो 1500 रुपए है, 250 बनवाओगे तो मान लो आपसे लूंगा मैं 3500 रुपए, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं ना, और अगर 400 बनवाओगे तो मान लो मैं आपसे लूंगा 4500 रुपए। तो ये मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, तो उसने मुझे 3 बैच दिया, अब ये मेरी मर्जी है 100 बनवाने हैं, 250 की 400। तो कहने का मतलब है विजिटिंग कार्ड या शादी कार्ड वाले केस के अंदर हम कभी भी पर यूनिट नहीं बनाते हैं, यहां बनाया जाता है बैच वाइज। और बेसिकली हमेशा ये क्या होता है, ये स्पेशल ऑर्डर होता है। भाई मेरे जो विजिटिंग कार्ड है वो मेरे होंगे ना, उस पर मेरा नाम लिखा होगा, मेरा एड्रेस लिखा होगा, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी कंपनी के बारे में लिखा होगा। आपका जो विजिटिंग कार्ड होगा उसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, आपकी फोटो भी छवि हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा। तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर होते हैं, अगर मैं ऑर्डर दूंगा मेरे लिए तो मेरे लिए बनेगा, मेरा कार्ड आप यूज नहीं कर सकते, आपका कार्ड मैं यूज नहीं कर सकता। वही सेम कहानी शादी वाले कार्ड की। तो यहां पे निकाला जाता है कॉस्ट पर बैच। तो भाई कॉस्ट पर बैच सिंपल फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बैच। मुश्किल क्या है इसके अंदर, टोटल कॉस्ट कैसे निकालूंगा, अगेन फॉलो करो कॉस्ट शीट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्नव कन्फेक्शनर्स owns a bakery which is used to make bakery items like pastries, cakes, muffins. AC used to bake at least 50 units of any item at a time. ध्यान देना, अगर आप इसके पास गए और आपने जाके बोला भैया मेरे लिए केक बना दो, वो बोलेगा भाई साहब आपके लिए केक नहीं 50 का मल्टीपल है। अब आप देख लो, एक बार में 50 यूनिट बनाऊंगा, यानी 50 पेस्ट्री बनाऊंगा, या 50 केक बनाऊंगा, या 50 मफिन्स बनाऊंगा। अब आप देख लो आपको बनवानी कितनी है, 50 केक, 50 पेस्ट्रीज या 50 मफिन्स, यानी 50 क्या है इसका, ये इसका है बैच साइज। ए कस्टमर हैज गिवन एन ऑर्डर फॉर 600 मफिन्स, इसका मतलब है 600 बनाने हैं। तो मुझे बताओ 600 बटा 50, इसका मतलब है इसको बनाने पड़ेंगे 12 बैच। ऑलराइट, इसके बाद है टू प्रोसेस ए बैच ऑफ 50 मफिन्स, यानी मुझे जो खर्चा दे रखा है नीचे ये पर बैच है,
ध्यान देना, पर यूनिट नहीं है। डार्ट मटेरियल 500 पर बैच, मुझे बनाने कितने हैं 12, तो गुना कर दो 12 से। फिर डार्ट वेरियस 50 रुपए पर बैच, गुना कर दो 12 से। फिर उसके बाद ओवन सेटअप कॉस्ट 150 गुना 12 कर दो। तो भाई साहब ये तीनों खर्चे ऐड कर दो। 500 गुना 12 6000, 50 गुना 12 600, 150 गुना 12 1800, तीनों खर्चे आ गए, मटेरियल, वेजेस, ओवन सेटअप कॉस्ट। इसके बाद नीचे क्वेश्चन में गिवन है एसी एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड एट 20% ऑफ वेजेस, यानी कि ये 600 का 20% आएगा मेरा एज प्रोडक्शन ओवरहेड। तो भाई 120 रुपए आ गया। सारे खर्चों को मैंने ऐड कर दिया, क्या आ गया मेरा टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला 10% इज एडेड टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बैच टू अलाउ सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन ओवरहेड। कहने का मतलब है ये बाकी जितने भी ओवरहेड है ना, ये खर्चा हम मानते हैं 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो लो भाई साहब इसका ऐड कर दो 10%, कितना आ गया 852, दोनों को ऐड कर दो, ये क्या आ गया मेरी टोटल कॉस्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन ने क्या बोला एसी रिक्वायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर 600, यानी 600 के बदले क्या सेलिंग प्राइस हो, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट बराबर होता है टोटल सेल्स, और यहां पर टोटल सेल्स ये मेरा सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स, यानी सेलिंग प्राइस फॉर 12 बैच, यानी 600 मफिन्स बना के देने के लिए कितने पैसे लूंगा। तो मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरी कॉस्ट है 9372, और क्वेश्चन ने क्या बोला सेल्स का 25% है मेरा प्रॉफिट, 25% ही बोला, राइट। तो सॉल्व करो और निकाल लो एक्स की वैल्यू। एक्स बराबर हो गया 9372 डिवाइड बाई 0.25, ये आ गया मेरा 0.75 आएगा, नॉट 25, क्योंकि 1 माइनस 0.25 0.75, क्लरिकल मिस्टेक। 9372 डिवाइड बाई 0.75, 12496। एग्जाम में ध्यान रखना जरा, जब यहां पर मेरे से सिली मिस्टेक हुई है तो इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको। एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले आपने कम से कम 3 से 5 मॉक टेस्ट पेपर घर पे बैठ के सॉल्व करने हैं, चाहे तो आरटीपी को उठा लो, चाहे तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा लो, और चाहो तो मैं जो आपको 3 से 5 मॉक टेस्ट पेपर देने की प्लानिंग कर रहा हूं उसको उठा लो। घर बैठ के एक बार प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज ऐसी सिली मिस्टेक जो मैंने अभी की थी इससे एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। मेरे मार्क्स तो नहीं कटेंगे बिकॉज मैं सीए बन चुका हूं, लेकिन आपके लिए एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में आपके आंसर का मैच होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो भाई साहब एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। चलिए बढ़ता हूं आगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। आपको याद होगा आपने कर रखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, चैप्टर का नाम था मटेरियल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या था 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ओ डिवाइड बाई सी स्क्वायर रूट में। ए मतलब क्या था एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ओ मतलब क्या था ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी मतलब क्या था कैरिंग कॉस्ट। तो जैसे वहां पे निकालते थे कि एक बार में कितना खरीदा जाए ताकि मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम हो, और उसी प्रकार से यहां पे निकाला जाता है कि एक बैच में कितना बनाया जाए ताकि मेरी सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम आए। देखो जो वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट थी यहां पर बन गई है सेटअप कॉस्ट, जो वहां पे कैरिंग कॉस्ट थी यहां पर भी है कैरिंग कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एस डिवाइड बाई सी। अच्छा, सेटअप कॉस्ट क्या होती है, मशीन को प्रोडक्शन के लिए शुरू करते वक्त शुरू में कुछ टाइम लगता है, उस टाइम में कुछ खर्चा होता है, उसको बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। और होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, आइटम को कैरी करने की कॉस्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन वही सेम है जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले का डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ये मुझे गिवन है 1, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, ये मुझे गिवन है एस, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट 20 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है मेरा कैरिंग कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट, यानी 2। अब जरा ध्यान देना, मुझे निकालना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ए करूंगा, और ये ध्यान दो जरा, ये है मेरा मंथली, मल्टीप्लाइड बाई 12 करना पड़ेगा, यानी कि 2 गुना 500 गुना 12, ये हो गया मेरा ए, 60 है मेरा सेटअप कॉस्ट और 2 रुपए है मेरा कैरिंग कॉस्ट। आंसर आ जाएगा मेरा 600 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, इस कंपनी को अपना एक बैच 600 यूनिट्स का रखना चाहिए। कभी भी ऑर्डर आए तो कस्टमर को बोल देना चाहिए कि भैया 600, 1200, 1800, 2400, यानी मेरा बैच साइज 600 का है। अब आप देख लो कितने बनवाने हैं, 600, 1200, 1800, 2400, 600 गुना जो मर्जी कर लो। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, Messrs KBC Bearings Limited is committed to supply 48,000 bearings per annum. बेसिकली ये हमारा A है। And to Messrs KMR fans on a steady daily basis. It is estimated that it cost ₹1 as inventory holding cost per bearing per month. और ध्यान देना मैं कैरिंग कॉस्ट निकालता हूं हमेशा पर यूनिट पर एनम,
और यहां पे निकालूंगा पर यूनिट पर एनम, कितना आ जाएगा मेरा 1 गुना 12, 12 मेरा क्या है, साल में होते हैं 12 महीने, इसका मतलब मेरा 12 रुपए हो गया पर यूनिट पर एनम। इसके बाद द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज 32,000, बेसिकली मेरा एस है। सबसे पहले मुझे निकालना है ऑप्टिमम रन साइज, बेसिकली मुझे निकालनी है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो मेरे पास ए बी है, मेरे पास एच बी है और मेरे पास सी बी है। तो लो भाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एस डिवाइड बाई सी और कर दो स्क्वायर रूट में, तो ये आ गया मेरा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। यानी इस कंपनी को एक बार में 5060 बनाने चाहिए, मतलब इसका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी साइज है 5060 यूनिट्स। यानी कि एक बार में इसको अपनी कॉस्ट कम करने के लिए 5060 यूनिट्स बनानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स। यानी आज प्रोडक्शन करा स्टार्ट, उसके बाद दोबारा कब करें, तो ध्यान दो मेटेरियल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट। उसका फॉर्मूला क्या था, ए बाय क्यू। तो यहां पर भी निकालो जरा ए बाय क्यू। तो ए मेरा कितना है 48,000 और क्यू मेरा कितना आ गया, क्यू मेरा आया 5060, तो ये आ गया 9.49 और राउंड ऑफ करने पे हो गया 10 रन। यानी कि पूरे साल में इस कंपनी को 10 बार मशीन चलानी पड़ेगी। सर ये मशीन बार बार बंद क्यों कर रहे हैं, अरे मेरे भाई सेटअप कॉस्ट का मतलब ये है कि आज मशीन चलाओगे उसे बंद करना पड़ेगा, उससे थोड़ा आराम देना पड़ेगा। जैसे एसी के लिए कहते हैं एसी इज ऑल्सो ए मशीन। गर्मी के टाइम पर कई बार आपने सुना होगा कि उस कंपनी के एसी में आग लग गई, उस कंपनी के एसी में आग लग गई, बेसिकली क्या था, मशीन को आपने आराम ही नहीं दिया। तो यहां पर क्या है सेटअप टाइम है, तो बार बार मशीन को आराम देना पड़ेगा, तो 10 बार मशीन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो पूरे साल में 10 बार मशीन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा और तब जाकर हम 48,000 बियरिंग्स बनाकर दे देंगे। अच्छा, अब नंबर ऑफ इंटरवल, तो पूरे साल में 365 दिन है, मशीन चलानी है 10 बार, तो 365 बटा 10, इसका मतलब है 36.5 दिन के बाद मशीन चलेगी। आज चलेगी, उसके बाद 36.5 दिन। 36.5 दिन मतलब 36 दिन एंड 4 घंटे। 4 घंटे कैसे आ गए, मैं ये मान रहा हूं एक दिन में 8 घंटे काम होता है कंपनी के अंदर। ये वाली बात सिर्फ आपको समझाने के लिए बोली है मैंने, एग्जाम में इसको लिखना नहीं है। 36 दिन 4 घंटों को समझाने के लिए लिखा मैंने कि 36.5 डेज है मेरा इंटरवल बिटवीन 2 प्रोडक्शन रन। आज स्टार्ट किया, उसके बाद 36.5 पे स्टार्ट करूंगा। अगला रिक्वायरमेंट कहता फाइंड आउट मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। तो जरा मुझे बताओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जरा मुझे बताओ मटेरियल कॉस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलते थे। आपको पता है Q/2 मल्टीप्लाइड बाई सी। तो यहां पर भी सेम है, Q मेरा क्या है, यहां पर Q मेरा है ये 5060। तो लो जी 5060 डिवाइड बाई 2 और C मेरा कितना है, C मेरा 12 रुपए। तो आओ निकाल लेते हैं आंसर। 5060 डिवाइड बाई 2 गुना कर दो 12, ये आ गया मेरा 30,360। लो जी ये है मेरा रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर। तो मैंने पहले कहा था आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर चैप्टर छोटा भी तो बहुत है। अब आप बताओ इस चैप्टर पे इतना सा समय लगाया हमने और इसके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, बढ़िया वाले क्वेश्चन भी कर लिए हमने, और हमें क्या चाहिए एग्जाम में। अब हम कॉन्फिडेंट भी हो गए। देखो एग्जाम में कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, हर बार निकालता हूं मैं एबीसी एनालिसिस, वो एबीसी होता है उस एग्जाम के लिए। देखो उस एग्जाम के अंदर कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। मैं वहां पे ये नहीं कह रहा इसको छोड़ दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इन्हें पहले करो और इन्हें भरपूर समय दो। समझ गए। तो उसी तरीके से ये चैप्टर हालांकि कैटेगरी सी चैप्टर है, बट छोड़ना नहीं है, इसे भी करना है। कम समय में 4 चैप्टर हो गया और हमें क्या चाहिए। तो चलो आपका चैप्टर खत्म हुआ, आप चाहो तो ब्रेक ले लो और उसके बाद करेंगे हम अपना अगला चैप्टर।